दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और कमोडिटी बाजार के एक्शन पर तो नजरें रहेंगी ही, लेकिन बात करेंगे सोने चांदी की, चीनी की, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन खबरों का देखने को मिला है। दरअसल अमेरिका में रेट कट से सोने चांदी में एक बार फिर से चमक लौटने लगी है। कॉमेक्स गोल्ड फिर से $4000 के पार पहुंच गया है। वहीं घरेलू बाजार में भी रौनक लौटते हुए दिखाई दी है। शादी का सीजन शुरू होने के पहले शादी की शॉपिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में गोल्ड सिल्वर पर क्या रणनीति बनाए, इस पर करेंगे बातचीत। करेक्शन का इंतजार करना है या इन लेवल्स पर ही करनी है बाइंग, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे आगे शो में। और साथ ही हम बातचीत करेंगे कि अच्छी पैदावार की उम्मीद से 5 साल के निचले स्तरों पर पहुंच चुका है शुगर का भाव, यानी देश में चीनी ज्यादा है। ऐसे में शुगर पर क्या बनाए रणनीति, इस पर भी करेंगे बातचीत। हमारे साथ प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के दिनेश सोमानी बने हुए हैं, हमारे साथ नवीन माथुर भी हैं, पोपली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपली हैं और जगजीवन केशव जीन कंपनी के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलान भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है शो में। पहले सोने चांदी के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं और भाव पर तो राय लेंगे ही, लेकिन डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से भी चर्चा करेंगे राजीव जी से। लेकिन सबसे पहले नवीन, आपका व्यू लेना चाहेंगे प्राइसेस को लेकर। इनफैक्ट हम डे टू डे बेसिस पे हर रोज हर शो में ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाव किस ओर जा रहा है, करेक्शन आएगा तो कितना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन एप्रीहेंशन लोगों के मन में है। सोशल मीडिया पर इस तरीके की कंटेंट लोग देख रहे हैं, आम रिटेल उसमें फंसता है कि शायद भाव आधा हो जाएगा या फिर किस तरीके का प्राइस मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं कि आप फंडामेंटल्स कैसे देखते हैं फिलहाल गोल्ड के, क्या अंडरस्टैंडिंग है भाव को लेकर, कैसे देखते हैं प्राइसेस को फिलहाल। दीपाली, धन्यवाद फॉर कॉलिंग अस ऑन द शो एंड कॉलिंग मी ऑन द शो आई शुड से। फंडामेंटल्स तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही हैं। अनसर्टेनिटी तो रहेगी ग्लोबल मार्केट्स में और पर्टिकुलरली ग्लोबल इकोनॉमी वुड नॉट डू वेल कुछ सालों तक का। मुझे लगता है कि कम से कम 1-1.5 साल 2 साल तक तो जो हमने डिसरप्शन देखा है टैरिफ्स की वजह से पिछले 6-8 महीने में, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो सेंट्रल बैंक बाइंग, इन्वेस्टमेंट डिमांड, द ETF ग्लोबल डिमांड हैज बीन ऑन द हाइस्ट, मींस वी हैव सीन इवन इन इंडिया। और अगर ग्लोबल ETFs की बात करें तो इनफ्लोज हैज बीन वेरी वेरी पॉजिटिव. Central banks normally do 1,000 tons or so of a buying in a year. And I think that this year also the central banks diversify क्योंकि अपना portfolio को करना चाह रहे हैं from the US Treasury. तो gold का demand उस वजह से भी काफी strong रहा है। तो मेरा कहना ये है कि it is more to do with an institution and a long-term buying, and therefore whatever the prices we have seen over the last couple of months, I should say last 2 months, और अभी तक का इस साल कैलेंडर ईयर में दीपाली around 48 times the gold has touched an all-time highs. Means 48 बारी गोल्ड ने नया हाई बनाया है अभी तक इस साल में। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। Definitely markets have traded and have given I would say super abnormal returns of 57-58% for gold and around 65 to 67% in case of silver. तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसकी वजह से ही जो ऑल टाइम हाई था गोल्ड में 1,29,000 about 900 rupees in India, we are trading at around 1,20,000 per 10 grams. So एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, पर ओवरऑल ट्रेंड फंडामेंटली looks positive as we go further for the next couple of months. ओके अच्छा दिनेश जी, अगर हम बुल और बियर दोनों केसेस लेकर चले तो आप सोने का भाव कहाँ देख रहे हैं? हालांकि अगेन आई नो प्राइसेस को प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि जो तेजी हमने देखी ये भी किसी ने प्रिडिक्ट नहीं की थी, ये लेवल्स, ये टारगेट्स भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। बट स्टिल जस्ट फॉर द व्यू, बुल बियर केस में कहाँ आप देख रहे हैं सपोर्ट? गोल्ड में ऊपर चला वापस तो कितना ऊपर जा सकता है या कंसोलिडेट करेगा, क्या रेंज आप देख रहे हैं? एक बड़ा मूव हमने गोल्ड में ऑलमोस्ट देख चुके हैं। 80,000 82,000 के लेवल से करीब 1,32,000 50,000 52,000 रुपए की तेजी ऑलरेडी हम विटनेस कर चुके हैं और वहां से करेक्टिव फेज 12,000 रुपए का आ चुका है। मुझे लगता है फॉर द ईयर एंड ये दिसंबर तक मुझे लगता है बहुत बड़ा मूव अभी गोल्ड के प्राइसेस में आने की संभावनाएं कम नजर आती है, क्योंकि जितनी भी ETFs बाइंग है, सेंट्रल बैंक बाइंग है, इंटरेस्ट रेट कट होने की बात है, वॉर लाइक सिचुएशन है, टैरिफ सिचुएशन है, असंभावना है, ये सारी चीजें गोल्ड के प्राइसेस में फैक्टर्ड इन हो चुकी है।
जो डिमांड का पीरियड था मोस्टली इसका दिवाली वाला, वो भी इसमें ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो मेरे लिहाज से अब रेंज बाउंड एक्टिविटी ही आगे बरकरार रहनी चाहिए। डाउनसाइड मुझे लगता है 1,16,000 1,17,000 आना चाहिए, ऊपर में 1,24,000 1,25,000, ये दायरा मुझे ओवरऑल मेंटेन करता हुआ नजर आता है। ओके अच्छा राजीव जी, आप भाव को लेकर आपकी राय क्या है, और कंज्यूमर्स का बिहेवियर कैसा है प्राइसेस को लेकर? स्पेशली एक्सेप्टेंस आ चुकी है इस भाव की, या डिप का भी वेट कर रहे हैं कंज्यूमर्स, ऐसे भी हैं? हाँ दीपाली, ऑफ कोर्स अभी हम दिवाली के सिर्फ एक हफ्ते बाद है, सो ऑटोमेटिकली ये पीरियड में थोड़ी लल हो जाती है कंज्यूमर रिटेल बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आगे चल के हम वेडिंग सीजन को अप्रोच कर रहे हैं, एंड दैट इज वेयर द मेन बिजनेस लाइज फॉर एवरी ज्वेलर इन द कंट्री। दिस इज वेयर द एक्चुअल चंक ऑफ द बिजनेस हैपेंस अक्रॉस लाइंस। एंड इस वक्त पर अगर आपको रेट बेनिफिट मिल रहा है कंज्यूमर को, तो ये मोस्ट अप्रिशिएटेड टाइम हो जाती है कंज्यूमर के लिए फ्रॉम ज्वेलरी बाइंग। एंड वी फील कि ये टाइम पे अगर आपकी रेट 1,20,000 या 1,25,000 के रेंज में रही, तो अच्छी सेल होने की काफी चांसेस होते हैं हमारे लिए। ओके अच्छा, फिलहाल अगर वेडिंग बाइंग की बात करें तो मार्च तक क्योंकि सीजन रहता है, ऑलरेडी हो चुकी है वेडिंग बुकिंग्स, वेडिंग डिमांड अभी भी आ रही है, जिससे प्राइसेस थोड़ा बहुत नीचे आए हैं, तो कुछ फुटफॉल्स बढ़ी हैं। किस तरीके के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं? सो इमीडिएट सिनेरियो पे तो करंट पॉज सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज पोस्ट दिवाली 1 वीक विल ऑलवेज बी अ लो ऑफ टेक, बट पोस्ट दैट नॉर्मली वेडिंग डिमांड शुरू होती है फिर से। एंड ऑफ कोर्स दिवाली में भी वेडिंग की जो परचेसेस होती है वो कंटिन्यू रहती है, एंड पोस्ट दिवाली द सेम वे हैपेंस, वेडिंग ज्वेलरी परचेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हिसाब से वी फील इट्स अ गुड टाइम इफ देयर इज अ डिप इन द गोल्ड प्राइस लाइक व्हाट वी सी टुडे। ओके ओके अच्छा, ओवरऑल अगर अब तक का अगर हम पूरा अक्टूबर मंथ देखें, या वेडिंग जो भी बुकिंग्स आई हैं या फिर जो भी बाइंग हुई है, किस तरीके के ट्रेंड्स ज्वेलरी वाइज देखने को मिले हैं? वॉल्यूम्स ओवरऑल कैसे रहे हैं? हायर प्राइसेस की वजह से कुछ इम्पैक्ट रहा है क्या? प्लस कुछ ट्रेंड्स हमने ऐसे भी देखे थे कि शायद डायमंड्स की तरफ, प्रेशियस स्टोन्स की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा। किस तरीके का सिनेरियो देखने को मिला? राजीव जी, Can you hear me? आप सुन पा रहे हैं राजीव जी? I can hear you. So basically, Diwali point of view, we have created lines which are suiting the consumers. Where this gold price also, there are more micro lightweight jewelry collections which are created. So वो हिसाब से, of course, we have tried to beat the situation where the price hike was an unexpected price hike. But of course, there will be a dip whereas the quantity is concerned. However, value-wise, we have taken our numbers far ahead. So ये important aspect होती है from every jeweler point of view to get even the same quantitative sale as previous year is always going to be a challenge at this price hike. Of course, value-wise, we are well sufficient in the overall turnover point of view also. ओके ओके चलिए, तो ये तो बात हुई गोल्ड की और गोल्ड डिमांड की। अब बात थोड़ी सी शुगर को भी कर लेते हैं, और किस तरीके के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन के प्राइसेस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस पर करते हैं बातचीत। प्रफुल्ल जी बने हुए। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ओवरऑल किस तरीके की स्थिति है। जो ये चीनी के प्राइसेस हमने 5 साल के निचले स्तरों पर आते हुए देखे हैं, 2020 के स्तर पर आ चुके हैं, क्या ये हायर प्रोडक्शन प्रोस्पेक्ट्स की वजह से ही और भी फैक्टर्स है? देखिए, ये काफी एक्सेस शुगर अवेलेबिलिटी है वो वर्ल्ड में है, इंडिया में नहीं है। दो चीजें अलग अलग बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड में करीबन 4 से 6 मिलियन मेट्रिक टन की सरप्लस है, पर जहां तक इंडिया में हम लोग 60 लाख टन का एक थंब रूल चल रहा था, तो उसके सामने हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 45 लाख टन यानी 4.5 का अवेलेबल है। तो इंडिया में कोई स्टॉक ज्यादा नहीं है, और इंडिया में प्राइस जो है वो अभी कम होना चालू हुई है 10-15 दिन से, क्योंकि हमारे यहाँ सीजन अभी अक्टूबर से लेके सितंबर की रहती है, और जो सीजन है वो नवंबर में चालू होती है दिवाली के बाद। और ये बार कमिश्नर ऑफ शुगर महाराष्ट्र, कर्नाटक सबने अपनी 20 अक्टूबर या 1 नवंबर से बनाने की परमिशन दी थी। पर जो ग्लोबल मार्केट में काफी प्राइस जो 4 साल के
या इवन 6 साल तक के भी नीचे चले गए हैं। इसकी वजह से हमारे यहाँ से निर्यात होने की संभावना कम हो जाती है। पर उसका एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जब नई सीजन आती है तो काफी हद तक काफी रहती है, और वो दिख रही है, और वो और बढ़ेगी, नवंबर महीने में नीचे गिरेगी। जहां तक आपने उत्पादन का मुझे पूछा है, तो ऐसा है 2024-25 में 80 लाख टन का एक हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था। 262 लाख टन का उत्पादन हुआ था। टोटल अवेलेबिलिटी थी 342 लाख टन की, जिसमें से 8 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ है। 289 हमारे यहाँ डोमेस्टिक कंजप्शन हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ 45 लाख टन ही है, जो पिछले साल 80 लाख टन थी। और ये 45 लाख टन के सामने अभी 25-26 का एग्जैक्ट फिगर यानी क्या आएगा, ये सुक्रोज कितना अवेलेबल है, कितना उत्पादन होगा, अगर हमें सिर्फ 2-3% का ही गलती वाला नंबर चाहिए तो वो जनवरी तक वेट करना पड़ेगा। आज की तारीख में लोगों का कहना है कि सुक्रोज जो है 340 लाख टन से 350 लाख टन अवेलेबल होगी। तो नंबर सही क्या है, 340 है, 350 है, 360 है, ये जनवरी में हमें पता चलेगा। आज की तारीख में जो भी नंबर पे कमेंट्स आ रही है वो 10% आइदर साइड गलत जा सकती है। जैसे कि लास्ट ईयर अक्टूबर में जो भी नंबर्स बताए गए थे कि उत्पादन 300 लाख टन होगा या ये होगा, तो वो 8 से 10% नीचे 262 पे जाके क्लोज हुई थी। तब हमें एक काफी गर्व से कह सकते हैं कि आहिस्ता, पहले ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन ने पहले ये अनाउंस किया था कि प्रोडक्शन काफी कम रहेगा। तो हम जनवरी में देते हैं और जनवरी में ही देंगे। फिलहाल ये जो अभी 340 या 350 है, इसमें से 37 लाख टन का तो डाइवर्जन पीएसयू और प्राइवेट में जा रहा है, 34 और 3 लाख टन। तो बाकी अगर 340 पकड़ते तो 303 लाख टन हमारे पास रहेगी। तो 303 लाख टन हमारे क्लोजिंग स्टॉक और उसमें बैलेंस करने के लिए भी ठीक रहता है। 350 में भी 313 रहेगी, अगर 360 है तो 323 रहेगी। तो इंडस्ट्री ने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश कर ली है कि 10 से 20 लाख टन ओके की निर्यात की परवानगी देनी चाहिए। तो ये हम भी ओके चाहते हैं कि 10 लाख टन की तो शुरुआत तुरंत कर देनी चाहिए। ओके तो आपने गवर्नमेंट के सामने कुछ प्रपोजल इस तरीके का रखा है? शुगर इंडस्ट्री बॉडी तो इनफैक्ट ये डिमांड कर ही रही है कि फार्मर्स को नॉन पेमेंट जैसी स्थिति पैदा ना हो, जो एक्सेस शुगर है उसको यूटिलाइज किया जाए, एक्सपोर्ट्स अलाउ किया जाए। क्या आपको पूरी पॉसिबिलिटी लग रही है कि जितनी एक्सपेक्टेशंस आप लेकर चल रहे हैं उसको लेकर सरकार को डिसीजन लेते हुए दिखाई दे? प्लस प्राइसेस को लेकर अब आपका व्यू क्या है यहाँ से? देखिए, प्राइसेस का व्यू ऐसा है कि यहाँ से 4 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने तो दाम नीचे रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि आपकी शुगर फैक्ट्री ये महीने में कितनी चीनी बेचेगी, उसको तोड़ते हुए जो कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कम होने की वजह से सप्लाई एक्सेस रहती है। जहां तक एक्सपोर्ट निर्यात की बात से ज्यादा भी मैं तो ये कहूंगा कि एमएसपी अगर गवर्नमेंट नहीं बढ़ाती है तो दिक्कत की बात हो जाएगी। अगर 360 लाख टन का सुक्रोज पाया गया और उसमें से एक्सपोर्ट निर्यात की आज की तारीख में बिल्कुल हमारे डोमेस्टिक प्राइस के हिसाब से 3850 का भी मैं प्राइस पकड़ूं तो भी कोई यहाँ से एक्सपोर्ट की पेरिटी बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमें कंपल्सन क्या आता है कि एक तो इथेनॉल का डाइवर्जन की पॉलिसी को नक्की करने का रहता है, रो शुगर की अवेलेबिलिटी का करना पड़ता है। तो ये प्रोजेक्शन करना जरूरी है, पर प्रोजेक्शन को हमें समझना चाहिए ये 10% आगे या पीछे कहीं पे भी गलत गिर सकते हैं। तो हम तो चाहेंगे कि पहले एमएसपी बढ़ाई जाए। अगर एमएसपी आप नहीं बढ़ा सकते तो एक्सपोर्ट तो दीजिए ही। एक्सपोर्ट तो गवर्नमेंट को वैसे भी देना चाहिए ताकि हम मार्केट में खड़े रहें हमेशा। ओके ओके चलिए, तो ये बात हुई शुगर की। शुक्रिया प्रफुल्ल जी आने के लिए शो में और बताने के लिए किस तरीके की स्थिति है, निर्यात को लेकर के एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप हो रही हैं। थैंक यू सो मच।
आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। नवीन माथुर हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही दिनेश सोमानी भी हैं। बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। तो नवीन जी, पहले आप बताइए कुछ ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किए हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। दीपाली, गोल्ड डेफिनेटली एज वी डिस्कस्ड मुझे लगता है बाय डिप्स पे करना चाहिए। द सीएमपी करंटली ऑन द एमसीएक्स दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट इज अराउंड 1,20,300 or 400 rupees. I would say we can buy on dips at around 1,19,000 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाइए 1,18,000 का, और टारगेट अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ 1-2 दिन के अंदर 1,22,000 का देखा जा सकता है। The second strategy would be on the MCX crude, which is November futures. उसमें sell on rise करना चाहिए around 5,400 levels. स्टॉप लॉस 5,500 का लगाएं और टारगेट नीचे की तरफ 5,200 के देखे जा सकते हैं। कॉपर फॉर द बेस मेटल्स नवंबर बाय ऑन डिप्स 1,010 रुपए के आसपास के भाव पे 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस एंड 1,030 रुपए के आसपास के टारगेट नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के एमसीएक्स में देखे जा सकते हैं। ओके दिनेश जी, आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी? जी बिल्कुल, मुझे अगर इंट्राडे के हिसाब से कोई ट्रेड करना चाहता है तो 1,20,400 1,20,420 के आसपास मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए गोल्ड में। ऊपर में 1,21,100 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और 1,20,000 के स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। वहीं अगर सिल्वर की बात करो तो मुझे लगता है 1,46,000 के आसपास बाइंग बनती है। 1,48,200 का इसमें लक्ष्य देखा जा सकता है। 44,800 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। क्रूड एक रेंज बाउंड एक्टिविटी मुझे नजर आती है, डाउन साइड 5280, ऊपर में 5380। यह दायरा ओवरऑल मेंटेन करता हुआ लगता है। 5380 90 अगर जाता है तो वहां शॉर्ट सेल किया जा सकता है। 5440 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 5280 का लेवल ये डाउन साइड दिखा सकता है। ओके अच्छा, एग्री कमोडिटी पैक में दिनेश जी कहीं नजरें रहेंगी कि आपकी, स्पेशली स्पाइसेस के पैक पर जीरा टर्मरिक, यहाँ आपकी राय क्या है? मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग एग्री काउंटर में एक कैस्टर नजर आता है। ये 6800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 6770 के आसपास अगर आता है तो बाय करना चाहिए। 6920 का अपसाइड टारगेट देखा जा सकता है और 6680 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। अगर स्पाइसेस की बात करो तो धनिया मुझे 8180 के आसपास बाय लगता है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में। ऊपर में 8400 का टारगेट देखा जा सकता है और 8100 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये बात हुई कोरिएंडर पर। एक ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है, यहीं पे इनफैक्ट ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमने नहीं देखी। अगर अदरवाइज स्पाइसेस के पैक में जीरा हो या टर्मरिक हो, काफ़ी ऊपर नीचे के दायरे हमने बनते हुए देखे हैं। चलिए, ये तो बात हुई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। शुक्रिया नवीन जी और साथ ही दिनेश जी आने के लिए शो में, सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।